हेलो फ्रेंड, माय यूट्यूब चैनल स्टडी विद बर्मन में आप सबका स्वागत है। आप सब कैसे हो? उम्मीद करते हैं बहुत अच्छे और स्वस्थ होंगे। फ्रेंड, आपका टॉपिक नंबर 17 जो है रोग, जिसमें आपका कई टॉपिक दिए हुए हैं। बुखार, डिप्थीरिया, काली खांसी, टिटनेस, पोलियोमाइलिटिस, खसरा, तपेदिक, चिकन पॉक्स, हेपेटाइटिस, मलेरिया, डेंगू, टाइफाइड, दस्त, कृमि संक्रमण, एनीमिया, कारण, लक्षण एवं इलाज। इन सब ये टॉपिक आपका काफ़ी इम्पोर्टेंट है। इसमें काफ़ी क्वेश्चन आपके बनेंगे, तो आज इस पर हम बात करेंगे। यानी आज की क्लास में आपका जो टॉपिक है वो रोग होगा, जिसमें ये सारे रोग होंगे। तो एक एक करके हम इस पर डिटेल में पढ़ेंगे। तो उसके लिए हमने पीडीएफ तैयार किया है, चलिए देखते हैं, जिसमें पूरा डिटेल दिया हुआ है। जैसे आपका इसमें सबसे पहले बुखार है, यानी बुखार, ज्वर, फीवर हिंदी में। तो ज्वर में आपको देखना होगा, जब मानव शरीर का तापमान सामान्य तापमान से अधिक हो जाता है तो वह ज्वर कहलाता है। यहाँ थोड़ा कट गया है, लेकिन आपको इसकी डिटेल हम बता रहे हैं। यानी बुखार किसे कहा जाता है उसे बताएंगे। जब मानव शरीर का तापमान सामान्य से अधिक हो जाता है तब वह ज्वर या बुखार कहलाता है। यह प्रायः जो है 99 फ़ारेनहाइट या इससे अधिक होता है, यानी इससे अधिक टेम्परेचर होने पर ही बुखार होता है। एक वयस्क स्वस्थ व्यक्ति के शरीर का जो सामान्य टेम्परेचर होता है वो 97.6 फ़ारेनहाइट से लेकर 98.6 फ़ारेनहाइट तक माना जाता है। ये आपका, इसे याद रखिएगा। कभी कभी सामान्य भी पूछ लिया जाता है मनुष्य का, तो इसे भी याद रखना होगा। ये पॉइंट करके है आपका। उसके बाद बगल का तापमान मुख्य तापमान की अपेक्षा थोड़ा कम रहता है। बगल यानी जो आप कंधे के नीचे से लेते हैं टेम्परेचर, और दो या तीन जगह से लिया जाता है। पहला तो आपका मुख से लिया जाता है, मुंह में थर्मामीटर रख के टेम्परेचर लिया जाता है। दूसरा आपका बगल में रख कर लिया जाता है कंधे के नीचे। और तीसरा आपका होता है एनस से, वो बच्चों में लिया जाता है। तो ये 3 टेम्परेचर होता है, लेकिन यहाँ पर जो वयस्क मनुष्य होता है उनका या तो बगल से लिया जाता है या फिर मुख से लिया जाता है, माउथ से। तो उनका जो बगल का टेम्परेचर होता है मुख की अपेक्षा थोड़ा कम होता है। यदि किसी व्यक्ति का तापमान 104 फ़ारेनहाइट है तो इसका अर्थ है कि व्यक्ति को 40 सेल्सियस बुखार है। फ़ारेनहाइट एवं सेल्सियस का संबंध देख लीजिएगा, जो होता है वो उसे कन्वर्ट करना पड़ता है तब पता चलता है। लेकिन आपको नॉर्मल पता होना चाहिए कि आपका टेम्परेचर कितना मनुष्य का होता है। तो मनुष्य, एक वयस्क मनुष्य का जो होता है वो इतना होता है। आगे देखेंगे ज्वर यानी फीवर का क्या संकेत है, लक्षण क्या दिखते हैं, सिम्टम्स क्या दिखते हैं, साइन क्या दिखते हैं। आपको तीनों में से कुछ भी पूछा जा सकता है एक ही चीज़ के बारे में। तो आप किसी भी रूप में पूछा जा सकता है आपके एग्जाम में। ज्वर की सामान्य पहचान निम्नलिखित में से किन्हीं या दो से अधिक होने पर की जा सकती है। यानी कैसे आप पहचान करेंगे कि आपको बुखार है या सामने वाले को बुखार है। आपको अगर ऑब्जर्वेशन करना होगा तो कैसे करेंगे? सामान्य तापमान से अधिक तापमान होने के साथ सिर दर्द, बदन दर्द, आलस, कमजोरी, भूख न लगना, चक्कर आना, उल्टी होना, सामान्य से अधिक गति से नाड़ी, तेज श्वसन, अनियमित रक्तचाप। इसमें से दो से अधिक लक्षण आपको दिखाई देते हैं तो आपको समझना होगा कि व्यक्ति को बुखार है या फीवर है। चाहे वो सिर दर्द हुआ, बदन दर्द हुआ, आलस हुआ, कमजोरी भी, और भूख भी नहीं लगती है, कभी कभी चक्कर भी आता है, उल्टी भी होती है। तो इनमें से कोई भी लक्षण आपको दिखाई दे, दो से अधिक, तो आपको संकेत मिल जाता है। आगे देखेंगे यहाँ पर विभिन्न ज्वर की समयावधि, ये भी आपके लिए आपके एग्जाम में काफ़ी पूछा जाता है ज्वर के बारे में, कि टाइम पीरियड क्या होता है ज्वर का। क्योंकि कई प्रकार के ज्वर होते हैं तो उनमें आपको बताना होगा
कि किस ज्वर में कितना टाइम पीरियड होता है इसका। डेंगू, मलेरिया, टाइफाइड आदि ज्वर प्रधान रोगों की समयावधि निम्न प्रकार होती है। सबसे पहले देखेंगे डेंगू बुखार की। डेंगू जो है, डेंगू ज्वर अचानक ठंड लगने के साथ आने वाला हाई फीवर है। इसका जो टेम्परेचर होता है वो 39 से लेकर 40 सेल्सियस के मध्य रहता है। ज्वर कुछ घंटों से लेकर 2 दिनों तक पुनः आता है। 2 दिनों के बाद पुनः आता है। ये कुछ घंटों तक होता है जिसमें व्यक्ति को बहुत ज़्यादा ठंड लगती है। आगे देखेंगे इसे किस नाम से भी अन्य नाम से जाना जाता है, तो ये बाईफेजिक फीवर है। यह लगभग 7 दिनों तक रहता है। इसकी समयावधि जो है वो 7 दिनों तक रहती है, यानी 1 हफ्ते तक रहती है। इसे बाईफेजिक फीवर भी कहते हैं, इसे याद रखना होगा। आगे देखेंगे मलेरिया का। मलेरिया ज्वर यह इंटरमिटेंट फीवर है। ये अलग था, आपका डेंगू बाईफेजिक था और ये इंटरमिटेंट फीवर है। यह ज्वर प्रत्येक तीसरे या चौथे दिन आता रहता है। यह ज्वर लगभग 6 घंटे तक रहता है। शरीर का तापमान तेजी से 39 सेल्सियस से लेकर 41 सेल्सियस तक पहुंच जाता है। आगे देखेंगे ये 6 घंटे तक रहता है और ये तीसरे चौथे दिन तक आता रहता है, यानी इसका जो टाइम पीरियड है काफ़ी लंबा चलता है। ये बीच बीच में होता रहता है। आपको पता एक दिन बुखार रहेगा, कमजोरी आएगी, फिर आपको इसके लक्षण दिखते रहते हैं। आगे देखेंगे टाइफाइड ज्वर का। यह टिपिकल कंटिन्यूअस फीवर है जो 3 से 4 सप्ताह तक रहता है। टाइफाइड आपका ज़्यादा लंबे समय तक रहता है। यह ज्वर स्टेप लैडर फैशन में बढ़ता है। यह सुबह कम और शाम को अधिक होता है। इसकी शुरुआत गुप्त होती है, यानी पहले आपको पता नहीं चलता, धीरे धीरे होता है और ये 3 से 4 सप्ताह तक रहता है। आगे देखेंगे मीजल्स ज्वर। यह अचानक आने वाला तेज बुखार है। इसकी प्रकृति सतत ज्वर होती है और यह ज्वर जो है ज्वर यानी फीवर 2 से 5 दिन तक रहता है। ज्वर के साथ काली खांसी, जुकाम, त्वचा पर दाने, कॉफ्लिक्स स्पॉट पाए जाते हैं मीजल्स में। आगे देखेंगे रुबेला को। इसका टाइम पीरियड 2 से 5 दिन है मीजल्स का। और रुबेला का देखेंगे, रुबेला ज्वर जो है बच्चों में होने वाला तीव्र सतत ज्वर है, यानी फीवर है, जो 3 दिन तक रहता है लगभग, और यह लो ग्रेड फीवर कहलाता है। ये बच्चों में ज़्यादा होता है और ये पूछा भी जाता है काफ़ी। रुबेला का टाइम पीरियड भी पूछा जाता है। आगे देखेंगे मम्स हल्का ज्वर है जिसमें पैरोटिड ग्लैंड्स बड़ी हो जाती है और कानों में दर्द होता है। ज्वर 3 से 5 दिनों तक रहता है। इन्फ्लुएंजा जो है आपका, इसी के लिए आपकी जो पेंटाफाइव वैक्सीन दी जाती है, इसी से बचाव के लिए दी जाती है। इस ज्वर में अचानक ठंड लगने के साथ खांसी, गला खराब और पेशीय दर्द के साथ आता है। यह ज्वर जो है 1 से 5 दिन तक रहता है। ये आपके कुछ ज्वर के जो है यानी फीवर के टाइम पीरियड बताया गया है। आगे देखेंगे ज्वर के प्रकार, यानी फीवर के प्रकार, टाइप्स भी आपको पता होना चाहिए कौन कौन से ज्वर होते हैं। तो इसमें सतत ज्वर है, क्योंकि हिंदी में बताया जा रहा है। इसमें सतत ज्वर ऐसा ज्वर जिसमें प्रतिदिन दिन भर उच्च तापमान रहता है, जिसमें दैनिक तापमान के उच्चतम तथा निम्नतम स्तर में अंतर 2 फ़ारेनहाइट से अधिक नहीं होता है। इस प्रकार का ज्वर जो दिनों एवं सप्ताह तक सामान्य ना हो तथा जिसमें सुबह व शाम के तापक्रम में अंतर से अधिक ना हो, जैसे निमोनिया हुआ, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन हुआ, टाइफाइड आदि में ये ज्वर देखा जाता है, लगातार बना रहता है ये ज्वर। अल्प विरामी ज्वर जो कभी कभी सामान्य तापमान तक नहीं उतरता है बल्कि थोड़ा बहुत घटता बढ़ता रहता है, ये आपका अल्प विरामी ज्वर कहलाता है। यह ज्वर इस प्रकार के ज्वर में सुबह व शाम के तापमान में 2 फ़ारेनहाइट अधिक होता है, लेकिन सामान्य नहीं होता, जैसे सेप्टेसीमिया हुआ।
ये आपको इसके साथ उदाहरण भी बताए जा रहे हैं। आगे देखेंगे सभिरामी ज्वर। इसमें जो है जिसमें तापमान दिन में सामान्य हो जाता है परंतु शाम को बढ़कर अपनी अधिकतम सीमा तक पहुंच जाता है या ज्वर नियत समय के बाद सामान्य हो जाता है। ये 1 से 3 दिनों तक हो सकता है, जैसे मलेरिया, काला ज्वर आदि ये सभिरामी ज्वर के अंतर्गत आते हैं। आगे देखेंगे प्रलेपक ज्वर या छमक ज्वर। ये बहुत हिंदी बताया गया है। एक प्रकार का ज्वर जिसमें उच्चतम और न्यूनतम तापमान के बीच अंतर अत्यंत अधिक और ज्वर के समय चेहरा तमतमाया हुआ लाल हो जाता है, जिसे प्रलयक ज्वर कहा जाता है। जैसे सेप्टेसीमिया जो है, इसमें ज़्यादा ज्वर जो होता है एकदम पूरा शरीर फुल टेम्परेचर पर होता है, यानी बहुत अधिक तापमान हो जाता है, और जिसमें पूरा शरीर पर देखकर ही आपको पता चल जाता है कि व्यक्ति को बुखार है। विलोम ज्वर आगे देखेंगे। विलोम ज्वर में क्या होता है? इस प्रकार के ज्वर में तापमान सुबह अधिक और शाम को कम रहता है। ऐसे ज्वर को विलोम ज्वर कहते हैं। पुनरावर्ती ज्वर ऐसा ज्वर जो लंबे समय के बाद पुनः आता है और प्रत्येक 5 से 7 दिन तक रहता है। इस प्रकार के ज्वर में पुनरावर्ती ज्वर कहते हैं। जैसे आपका टाइफाइड हुआ, ये सब काफ़ी लंबे समय तक चलते रहते हैं। अगला देखेंगे शीघ्र ह्रास ज्वर। इस प्रकार के ज्वर में अधिक तापमान और कुछ घंटों से कुछ दिनों में ही सामान्य हो जाना पाया जाता है। शीघ्र ज्वर ह्रास ज्वर जैसे कभी कभी होता है कि बहुत ज़्यादा थकान वगैरह हो जाने पर बुखार सा आ जाता है काफ़ी थोड़े समय के लिए, लेकिन फिर ठीक हो जाता है। तो ऐसे ज्वर को आपको शीघ्र ह्रास ज्वर कहते हैं। उपशमन ज्वर इस प्रकार के ज्वर में तापमान धीरे धीरे चढ़ता है तथा धीरे धीरे उतरकर सामान्य हो जाता है। इसे सामान्य होने में 2 दिन से 1 सप्ताह का समय लग सकता है। असामान्य ज्वर जो है, असामान्य तापक्रम या ज्वर, इस प्रकार इस रोग में शरीर का तापमान सामान्य से कम हो जाता है, उसे असामान्य तापक्रम कहते हैं। शीत कंप अचानक से कपी देकर शरीर का तापक्रम अति ज्वर की स्थिति तक सामान्य बढ़ जाना शीत कंप कहलाता है। जैसे मलेरिया, इसमें ऐसे ही होता है, कपकपी बहुत ज़्यादा आती है। तो ये आपके ज्वर के प्रकार हुए। उच्च ज्वर इस प्रकार के ज्वर में शरीर का तापक्रम जो है 103 फ़ारेनहाइट से 105 के बीच रहता है। अति ज्वर इस प्रकार के ज्वर में शरीर का तापक्रम 105 फ़ारेनहाइट से 105 फ़ारेनहाइट और 40.6 सेल्सियस से अधिक हो जाता है, बहुत हाई हो जाता है इसमें अति ज्वर में। सीमित ज्वर इसमें शरीर का तापमान 100 फ़ारेनहाइट से 103 फ़ारेनहाइट यानी 37 सेल्सियस हो जाता है, इसके बीच रहता है। और निम्न ज्वर इसमें शरीर का तापमान जो है वो 99 फ़ारेनहाइट से 100 फ़ारेनहाइट 37.2 सेल्सियस से 37.8 सेल्सियस की सीमा में होता है। अनियमित ज्वर में जो है आपका इस प्रकार के ज्वर का तापमान अनियमित होता है, जिसे किसी भी विशेष वर्ग में वर्णित नहीं कर सकते हैं। यह सभी प्रकार के ज्वरों का मिश्रण होता है। ये रहे आपके टाइप जो बुखार के प्रकार हैं। पूछा जाएगा क्योंकि आपको सबसे पहले वही दिया गया है, आपके रोग में जो टॉपिक दिया गया है वो सबसे पहले बुखार को ही बताया गया है। कुछ पॉइंट हैं, की पॉइंट हैं, इन्हें आपको पढ़ना होगा अच्छे से। आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। डेंगू लसिका तंत्र को क्षति पहुंचाता है तथा इससे खून में जमने की समस्या हो जाती है। और विश्व निमोनिया प्रत्येक 12 नवंबर को मनाया जाता है। आपका निमोनिया भी है उसमें। और सीरोटाइप 2 डेंगू बुखार का एक नया स्ट्रेन है। डेंगू एडीज मच्छरों के काटने से होता है, आपको पता होना चाहिए, आगे डिटेल में भी पता चलेगा अभी। डेंगू बुखार में रक्तचाप तथा प्लेट्स तेजी से कम होते हैं।
डेंगू बुखार में आपको सबसे ज़्यादा इसी की प्रॉब्लम देखने को मिलती है, क्योंकि उसमें प्लेटलेट्स जो होता है वो आपका काफ़ी तेज़ी से कम हो जाता है। आगे देखेंगे ज्वर के कारण, यानी किस कारण से आपको फीवर होता है, वो कारण देख लेंगे। आपके 6-7 कारण बताए गए हैं इसमें। ज्वर होने के प्रमुख कारण हैं शरीर का ताप नियामक प्रणाली का उच्च ताप का क्रियान्वित होना, कोई संक्रमण होना जैसे वायरल, बैक्टीरिया, फंगल इत्यादि, जैसे मौसमी बुखार भी जानते हैं आप आम बोलचाल की भाषा में। जैसे मौसम जैसे चेंज होता है तो अपने आप आपको बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है फीवर वगैरह। किसी शल्य की चोट के कारण, यानी आपको कोई चोट लग गई है जैसे कट जाना, फिर या अधिक चोट कभी कभी जो होती है अंदरूनी गुम चोट के कारण भी होता है, या कट कटने से, घाव लगने से, घाव होने से भी आपको बुखार आता है। और वाहिनी संबंधी कारण, रक्तोदक या टीका लगने से, ये खासकर बच्चों में देखा जाता है। यानी रक्तोदक टीका लगने से जो बुखार होता है वो बच्चों में जब वैक्सीन दी जाती है, इम्यूनाइजेशन, तब वहाँ पर भी बच्चों को बुखार आ जाता है। या अंतःस्रावी कारक से होता है, या किसी प्रकार का पर्दा या चोट के कारण होता है। इन सभी के कारण आपको बुखार आता है। इसमें से कोई भी कारण बुखार, किसी भी कारण से आपको बुखार हो सकता है। आगे देखेंगे ज्वर से प्रभावित विभिन्न शारीरिक तंत्र, यानी कौन कौन से तंत्र आपको प्रभावित करते हैं बुखार के कारण। ज्वर से प्रभावित विभिन्न शारीरिक तंत्र में देखेंगे वायरस बॉडी सिम्टम्स अफेक्टेड बाय फीवर। ज्वर में शरीर के सभी तंत्र प्रभावित होते हैं, जो कि निम्न प्रकार हैं। जैसे आपका परिसंचरण तंत्र हुआ, इसमें बढ़ी हुई गति, नाड़ी गति एवं हृदय की धड़कन, यानी इसमें आपका जो पल्स रेट है, हार्ट बीट है, ये सब बढ़ जाता है, प्रभावित होता है। श्वसन तंत्र तेज और उथला श्वसन, यानी सांसें तेज चलती हैं, सांस लेने में प्रॉब्लम भी होती है। कहीं कहीं पर आप देखते होंगे काफ़ी लोग को जब अस्थमा वगैरह होता है उसमें भी कभी कभी फीवर आ जाता है, या फिर सांसें तेज चलती हैं। आगे देखेंगे मूत्रोत्सर्जन तंत्र, यूरिनरी सिम्टम्स जो आपका होता है ट्रैक, उसमें भी आपको प्रॉब्लम्स, यानी ये तंत्र भी प्रभावित होता है। मूत्र की घटी हुई मात्रा, मूत्र त्यागने में जलन होना, गहरे रंग का मूत्र आना, यानी जब आपको फीवर होता है तो आपने देखा होगा येलो कलर का आपकी जो यूरिन होती है वो डार्क येलो कलर की हो जाती है फीवर में। यह आप खुद ही ऑब्जर्व कर सकते हैं। तंत्र का तंत्र प्रभावित होता है, जिसमें सिर दर्द, बेचैनी, चिड़चिड़ापन, अनिद्रा, आपेच, प्रलाप, बड़बड़ाना, ये सभी जो है बुखार के कारण प्रभावित होते हैं। और आपका पाचन तंत्र भी प्रभावित होता है, जिसमें मुंह सूखना, बुखार के टाइम पर आप देखते होंगे मुंह सूख जाता है, अपाचन होना, अतिसार होना, क्षुधानाश होना, वमन, मितली, ये सभी लक्षण आपको दिखते होंगे, ये सभी प्रभावित होते हैं। पेशी कंकाल तंत्र, जिसमें बेचैनी भी होती है, थकान आती है, शरीर में दर्द होता है, जोड़ों में दर्द होता है। और त्वचीय तंत्र में अधिक पसीना आता है, गर्म, चौंधे, रोंगटे खड़े होने, यानी जो आपके रोए होते हैं वो भी खड़े हो जाते हैं, ठंड भी लगती है और ठंड से कांपना भी होता है। ये सभी सिम्टम्स आपको ये सारे जो आपके सिम्टम्स हैं, ये सभी आप प्रभावित करते हैं, आपके बुखार से प्रभावित होते हैं। आगे देखेंगे उसमें बुखार तो हो गया, आपका दूसरा है डिप्थीरिया। डिटेल देखेंगे डिप्थीरिया का। डिप्थीरिया जो है एक तीव्र संचारी रोग है। यह कोरोनोबैक्टीरिया नामक जीवाणु से होता है। आपको ये पॉइंट भी याद रखना होगा कि डिप्थीरिया किसके कारण होता है, तो वो कोरोनी बैक्टीरियम नामक जीवाणु के कारण होती है, यानी बैक्टीरिया के कारण होती है। यह रोग मुख्य रूप से गले में टॉन्सिल को तथा नाक को प्रभावित करता है। इन स्थानों पर भूरे सफ़ेद रंग की झिल्ली बन जाती है।
इसका जीवाणु एक तो शक्तिशाली विष पैदा करते हैं। यह रोग तंत्रिका तंत्र व हृदय को प्रभावित करता है। इनमें आपको डिटेल मतलब मेन पॉइंट याद रखना है कि कभी कभी पूछा जाता है कि डिप्थीरिया किस प्रकार का रोग है, तो ये एक संचारी रोग है। और उसके बाद जो है ये भी क्वेश्चन यहाँ पर दूसरा क्वेश्चन बनेगा कि डिप्थीरिया किसके कारण होता है, तो कोरोनी बैक्टीरियम के कारण होता है। 2 पॉइंट आपका हुआ, पहला आपका संचारी, दूसरा आपका कोरोनी बैक्टीरियम के कारण होता है। तीसरा आपका है ये इससे क्या प्रभावित होता है, तो इससे मुख्य रूप से गले को प्रभावित करता है और नाक को प्रभावित करता है। सबसे ज़्यादा ये गले को ही प्रभावित करता है। गले में टॉन्सिल होती है और इसका वहाँ भी देख सकते हैं, यहाँ भी लिखा हुआ है, यह तंत्रिका तंत्र और हृदय को प्रभावित करता है। इसमें 3 पॉइंट आपके बने, यानी 3 क्वेश्चन इतने से ही बने। इसीलिए हमने आपका ग्राफ तैयार किया कि आपको ग्राफ के माध्यम से पता चलेगा तो कई क्वेश्चन आपके सॉल्व होंगे, आपको कई आंसर मिलेंगे। ऐसे तो हम नॉर्मल बता सकते थे, उसमें उतनी चीज़ें नहीं सम्मिलित हो पाती। आगे देखेंगे डिप्थीरिया के जानपादिक तत्व। एपिडेमियोलॉजिकल एलिमेंट्स ऑफ डिप्थीरिया तत्व देखेंगे। डिप्थीरिया एक शक्तिशाली बहिर्जीत विष तैयार करता है। स्रोत क्या है इसके? सोर्स ऑफ इन्फेक्शन डिप्थीरिया के रोगी यानी डिप्थीरिया के जो रोगी होते हैं उनसे फैलता है। और दूसरा है डिप्थीरिया के वाहक, यह अधिकतर 5 से 8 वर्ष की आयु के बच्चों में होता है। ये जो रोग होता है ये 5 से 8 वर्ष के बच्चों में होता है। यहाँ भी आपका एक ये बना कि डिप्थीरिया किसके कारण होता है, एक तो ये एक दूसरे से फैलने वाला रोग है, आप ये जान लीजिए। डिप्थीरिया का जो रोगी होता है वो वाहक होता है और इसमें किसको प्रभावित करता है। फिर दूसरा क्वेश्चन यहाँ फिर बना, 3 क्वेश्चन वहाँ बने थे, चौथा क्वेश्चन आपका यहाँ तैयार हुआ। 5वां क्वेश्चन आपका ये है कि यह अधिकतर 5 से 8 वर्ष के जो बच्चे होते हैं उनको होता है। अगर पूछा जाए डिप्थीरिया किस आयु वर्ग के लोगों में होता है तो ये 5 से 8 वर्ष के बच्चों में हुआ। ये आपका 5वां क्वेश्चन बना। आप काउंट करते जाइए और नोट करते भी जाइए अपनी बुक्स में, नोट्स में। संक्रामक पदार्थ नाक तथा गले से स्राव, संक्रामक की अवधि वहाँ भी हमने बताया था, लेकिन यहाँ आप जान लीजिए अच्छे से डिप्थीरिया की समय अवधि जो है, पीरियड जो होता है इन्फेक्शन का, वो रोग के शुरू होने से 14 से 28 दिन तक रहता है। एक वाहक अधिकतम अधिक समय तक संक्रामक रह सकते हैं, यानी ये आपको 14 से 28 दिन तक प्रभावित करता है बच्चों को। इसका जो समय अवधि होती है आपको ये भी याद रखिएगा। ये आपका 6ठा क्वेश्चन बना। तो अगर उम्र की बात की जाए तो ये आपको पहले भी ऊपर भी बताया कि 2 से लेकर 5 वर्ष के बच्चों में गंभीर बीमारी है डिप्थीरिया जो है वहाँ पर, जिससे ऑप्शन के अकॉर्डिंग भी आप लगा सकते हैं। जैसे वहाँ 5 से 8 बताया गया था, यहाँ 2 से 5 वर्ष के बच्चों में बीमारी अधिकतर पाई जाती है। नवजात शिशु माता से प्राप्त रोग प्रतिरक्षण के कारण इस रोग से प्रभावित नहीं होते, यानी माँ के द्वारा जो आपको गाढ़ा पीला दूध मिलता है कोलेस्ट्रम, उससे जो है इससे बच सकता है बच्चा। इसीलिए माँ का पहला गाढ़ा पीला दूध दिया जाता है बच्चे को, ताकि बच्चे की इम्यूनिटी पावर अच्छी बनी रहे। आगे देखेंगे संचारण की विधि। ये किसके द्वारा कैसे फैलता है? ये सीधा संपर्क के द्वारा यानी डायरेक्ट कांटेक्ट के द्वारा फैलता है। बिंदुक संक्रमण होता है। ये ड्रॉपलेट इन्फेक्शन है जो छींकने, खांसने व चुंबन करने से होता है। इसलिए बच्चों को सावधानी पूर्वक रखेंगे, यानी उन पर विशेष ध्यान दिया जाना चाहिए।
और ये अप्रत्यक्ष संपर्क के द्वारा भी, ये डायरेक्ट भी फैलता है, इनडायरेक्ट भी फैलता है। जैसे आपका संक्रमणीय जो पदार्थ होते हैं, जैसे किसी वस्तु पर जब कोई संक्रमित व्यक्ति छींकता खांसता है तो उसके द्वारा भी फैलता है एक दूसरे में। वो संचार उसका सेवन करने से हुआ, जैसे वस्तुओं और बर्तन, तौलिए, रुमाल, थर्मामीटर, खिलौने, पेंसिल आदि के द्वारा भी प्रयोग करने से भी फैलता है। एक तो आपका डायरेक्ट ड्रॉपलेट इन्फेक्शन के द्वारा होता है, दूसरा आपका संक्रमण व्यक्ति द्वारा इन वस्तुओं का सेवन करने से या इनका इस्तेमाल करने से भी फैलता है। और ये दूसरा स्वस्थ व्यक्ति या बच्चा उसे इस्तेमाल कर रहा है तो भी उसको हो जाता है। उद्भवन अवधि जो होती है, ये भी टाइम पीरियड याद रखना होगा, 2 से 5 दिन। डिप्थीरिया के लक्षण ये भी याद रखिएगा। डिप्थीरिया के कौन कौन से लक्षण हैं? ज्वर, सिर दर्द, सर्दी जुकाम, गले में जलन, श्वास दुर्गंध में, गर्दन में सूजन, ये सभी आपको लक्षण देखने को मिलेंगे डिप्थीरिया में। ये उसके चिन्ह हम लक्षण हैं। और डिप्थीरिया से बचाव भी जानना आपको ज़रूरी है कि कौन कौन से बचाव किए जा सकते हैं। आप अपने बच्चों को बचा सकते हैं, या जब आपकी ड्यूटी लगेगी तो वहाँ आप क्या सलाह देंगे, ये भी आपको याद में रखना होगा। डिप्थीरिया से बचाव के लिए आप क्या करेंगे? स्थानीय स्वास्थ्य अधिकारी को सूचना देनी होगी। रोगी को दूसरे कमरे में रखना व उपचार करना चाहिए। रोगी की सभी वस्तुएं एवं कपड़े जो कि रोगी के संपर्क में हो, उन्हें गर्म पानी में उबालना चाहिए। कमरे की खिड़कियां खुली होनी चाहिए जिससे ताजी हवा व रोशनी कमरे में आ सके। जो बच्चे रोगी के संपर्क में हो उन्हें 500 से 1000 अंतर्राष्ट्रीय इकाई का सेवन कराकर उन्हें प्रतिरक्षित करना चाहिए। डीपीटी का टीका जो दिया जाता है उसी की बात की जा रही है। डिप्थीरिया का उपचार, डिप्थीरिया के उपचार के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। रोगी प्रतिरक्षण, जब बच्चा 3 माह का हो तो उससे रोग प्रतिरक्षण अच्छी प्रकार से हो सकता है। जैसे बच्चों में डीपीटी के 3 टीके लगाए जाते हैं जो जन्म के 1.5 महीने पर लगाया जाता है पहला टीका। डीपीटी का दूसरा और तीसरा टीका एक महीने के अंतर पर लगाए जाते हैं। डीपीटी, डिप्थीरिया, कुकर खांसी, टिटनेस, ये इसके 3 नाम हैं, यानी तीनों टीके लगाए जाते हैं। लेकिन अब आपका पेंटा 5 लगाया जा रहा है वर्तमान समय में। लेकिन आपको ये भी याद रखना होगा, कभी कभी ऐसे भी पूछा जाता है तो आपको याद रखना होगा ये इसके उपचार हैं। इसका मेन उपचार यही है। तो आज की रही ये क्लास। आगे के जो टॉपिक हैं आपके रोग के अंतर्गत जो भी टॉपिक हैं उन पर हम चर्चा करेंगे। तो कमेंट करके बताएंगे आज की क्लास कैसी लगी। अच्छी लगी तो एक लाइक कर दीजिएगा और अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा ताकि अन्य लोग भी जुड़ सकें। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।